हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है। 25 नवंबर 2025 की जनसत्ता के एनालिसिस में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताएंगे। आप स्टैटिक्स को खुद जाके पढ़ाई करेंगे। पेपर उसे पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ ये पहचानने की कोशिश करूँगा कि कौन सा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसी को जाके पढ़िएगा। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस। शहीदी दिवस। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म में 9वें धर्मगुरु थे। इनका जन्म 1621 में हुआ था और शहादत 1675 में हुआ। किसके समय में हुआ? औरंगजेब के समय में हुआ। औरंगजेब कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। उनसे मदद मांगी। गुरु तेग बहादुर गए, बातचीत की। उसके बाद फिर उन्हें कैद कर लिया जाता है और इन्हें चांदनी चौक के पास दिल्ली में सर कलम कर दिया जाता है। तो हम 3 बातें याद रखेंगे कि औरंगजेब के समय शहादत हुई, 9वें गुरु थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि आप देखा, धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। बड़ी न्यूज़ रही। फिलहाल हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया 53वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि कोलेजियम सिस्टम का नेतृत्व भी यही करेंगे, प्रधान न्यायाधीश ही करते हैं। कोलेजियम सिस्टम क्या करता है? जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विषय में। और उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी में शपथ लेने का मतलब ये है, हिंदी की महत्व को दिखाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या महाराष्ट्र सीखिए। अरुणाचल की महिला को चीन में रोका। असल में अरुणाचल प्रदेश की महिला है जो चीन गई थी, वो चीन के एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और उन्हें काफ़ी देर तक बैठा दिया गया। उनसे कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट जो है वो भारत का पासपोर्ट लेकर ना चलें, क्योंकि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। एक तरीके से ये भारत और चीन के बीच भू राजनीतिक विवाद है और विदेश नीति का सवाल उठता है कि अरुणाचल प्रदेश को बार बार चीन अपना दावा क्यों दिखाता है, जबकि भारत का एक अहम हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। चीन का हिस्सा नहीं है अरुणाचल प्रदेश। चीन ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अगला कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो प्रदूषण को देखते हुए जो नियम कानून लाए गए हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक ये जो कानून है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसके बाद हम देखते हैं अवसाद की छाया में घिरता बचपन। अभी हाल फिलहाल में लगातार छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। राजस्थान में किए, दिल्ली में किए, यानी 9 साल के, 11 साल के। तो उन बच्चों को लेकर के एक सवाल उठ रहा है कि क्या कारण है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं अभी, उनमें इतना डिप्रेशन क्यों आ रहा है। तो डिप्रेशन में कुछ बातें पकड़ के आई हैं कि जैसे स्कूल, अगर एकल परिवार है तो माँ बाप कामकाजी हैं, तो बच्चा अकेला रहता है घर पे, उदास रहता है। दूसरा, स्कूल के अंदर उसको बच्चे परेशान कर रहे हों, अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहा। तीसरा, स्कूल के द्वारा दिए गए कार्य को पूरा ना करने पर बच्चे परेशान हो जाते हैं। चौथा, वहाँ पे जो काउंसलर हैं वो भी बच्चे से सही से बातचीत नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। पारिवारिक कलह हो और आक्रामकता पारिवारिक कलह से भी हो सकता है। हिंसा के संपर्क में आ जाएं और लाचारी की भावना, आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर हो तो ये सब भी उनके मन में आत्महत्या का भाव पैदा करता है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात है, बच्चों के साथ संवाद जो कमी है उसको बढ़ाया जाए, संवाद किया जाए, उन पर से पढ़ाई का बोझ ज़्यादा ना हो। और एक रिपोर्ट बताती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि 2022 में लगभग 13,044 बच्चों ने आत्महत्या की थी। एक बड़ी संख्या है। ठीक,
ये एक है समय का सच। आप निबंध जब लिख रहे होंगे तो बता सकते हैं अपने जीवन में भी। ये चीज़ बता रहा है कि ज़िंदगी मतलब होता है वक्त का, मतलब है कि ज़िंदगी का अर्थ जो है वो वक्त से है। यानी ये है कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो सभी व्यक्ति को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, रोगी हो, निरोगी हो, भिखारी हो, स्टूडेंट्स हो, कामकाजी हो, कोई भी हो, सबको समान मिलता है। सूरज की रोशनी भी अपने समय पर निकलती है सबके लिए। तो यानी सबके लिए 24 घंटे अगर मिल रहे हैं तो आप उसका प्रयोग कैसे करते हो, यही ज़िंदगी है। उसके तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से किए गए प्रयोग के माध्यम से ही आपकी सफलता असफलता, जीवन अच्छा या फिर बुरा बन सकता है। यदि आप अपना समय खुद को बनाने के बजाय कोसने में लगा देंगे तो आपका जीवन लगातार व्यर्थ होता जाएगा। आप वर्तमान से ज़्यादा चिंतन भविष्य का करेंगे और अतीत की गलतियों को बोझ लेकर ढोएंगे तो भी आपका जीवन खराब होता चला जाएगा। क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो निष्पक्ष रहती है और सबके लिए हर दिन बीत रहा है। ना कोई चुरा सकता है, ना कोई ज़्यादा दे सकता है, ना तो ये वापस आ सकता है। इसलिए हम सबको अपने समय का बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए और हर दिन को आखिरी दिन समझ करके इस्तेमाल करते हुए अच्छे से करना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, अस्तित्व क्या है, ये आपका विवेक, आपका तर्क ही तय करता है कि आप आज के दिन क्या कर रहे हैं। यानी आज का जो समय है उसको आप कैसा प्रयोग कर रहे हैं। वरना ज़िंदगी नहीं बीतती है बल्कि समय बीत जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे देश की पंचायतें 26 दिसंबर को संविधान दिवस मनाएंगी। तो हम ये मानते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 सॉरी मुझे शायद दिसंबर बोल दिया, 26 नवंबर संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये एक अच्छी बात है। स्थानीय भाषा में पढ़ी जाएगी संविधान की प्रस्तावना। ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रस्तावना क्या है, भारत के संविधान का प्रस्तावना सार है, समझिए सार। उसका जो भी कुछ उद्देश्य है वो उसी में लिखा हुआ है। इसको उद्देशिका भी कहते हैं कि भारत का कैसा शासन होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बचपन से बच्चों के अंदर देश के संविधान के उद्देश्य पढ़ा दिया जाए, वो भी उनकी मातृभाषा में। यहाँ हम देखते हैं लिखा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का चयन करने वाले 3 सदस्यीय कुलिये में प्रधान न्यायाधीश भी करना। यहाँ दिया कि हाईकोर्ट न्यायाधीशों का चयन करने में 3 न्यायाधीश। क्या करें, भारत कनाडा FTA वार्ता फिर शुरू सहमत। ये जब होगा तो देखेंगे कि क्या FTA में क्या क्या आता है। FTA मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि हम मान लीजिए कनाडा है, ये इंडिया है, तो यहाँ से कुछ सामान आएगा हम 0 टैरिफ लगाएंगे या फिर बहुत कम लगाएंगे। सेम यही भारत के साथ इंडिया करेगा। जो भी इंडिया से यहाँ से निर्यात किया जाएगा उस पर या तो 0% या सो कुछ % हो सकता है। हालांकि ये 100% वस्तु सेवाओं पर नहीं होता है। देखते हैं कितना करते हैं। हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं और RBI का कहना है कि राजकोषीय मौद्रिक उपायों से निजी निवेश को मिलेगी गति। भारत की अपनी आर्थिक गति को बढ़ाना है तो अधिक से अधिक निवेश होने चाहिए, निजी निवेश होने चाहिए, जिससे रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, इससे वो उपभोग बढ़ेंगे और उत्पादन बढ़ेगा, फिर एक चैन चल पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की वृद्धि से बढ़ेगी। S&P एक रेटिंग एजेंसी है, इसका नाम है S&P। उसने बोला है कि भारत 2025 और 26 में 6.5% दर से बढ़ेगी, वहीं 2026 और 27 में 6.7% की दर से बढ़ेगी। तो आप ये याद रखिए कि S&P एक रेटिंग एजेंसी है और उसने बोला 6.5% अभी और 26-27 में 6.7% से बढ़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट है। मुंबई में नए युद्धपोत INS माही का जलावतरण किया गया। तो पहले हम देखेंगे माही श्रेणी का पोत तटीय रक्षा की पंक्ति
पहली पंक्ति का निर्माण करेगा। जो माही श्रेणी का पोत बन रहा है, इसमें कई पोत बनाए जाएंगे। पहला पोत है ये तटीय रक्षा की पहली श्रेणी को करेगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा कि इसको कौन बना रहा है, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, कौन बना रहा है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। INS माहे नौसैनिक डिजाइन निर्माण में देश की आत्मनिर्भरता को दिखा रहा है। तुम देखिए कौन बनाया है, तो कोचीन शिपयार्ड CSL शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, स्वदेशी है। ये टारपीडो पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से लैस है और ये पहला क्या ये पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का उद्वहक पोत होगा। उथले जल क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाएंगे स्वदेशी लड़ाकू विमान को भी। इसका नाम कहाँ से रखा गया, तो मालाबार तट पर स्थित एक पुराने माही युद्धपोत माही शहर के नाम पर रखा गया है। उर्मी, इस प्रतीक चिन्ह क्या है, उर्मी है। प्रतीक चिन्ह क्या है, उर्मी। उर्मी है जो युद्ध पूर्व प्रतीक चिन्ह है, जो कलारी पट्टू की लचीली तलवार है। उर्मी मतलब क्या, तलवार, कलारी पट्टू की तलवार को दिखा रहा है। तो पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज, इसमें हम ऐसे याद करेंगे। पहला कौन बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बनाया है। अवतरण कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया। चौथा है, पहला है माहे का, कैसा है, पनडुब्बी रोधी है और ये उथले जल में पहली पंक्ति सुरक्षा में काम करेगा। इतना हमको याद रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं अबू धाबी जा रहा विमान अहमदाबाद में सुरक्षित उतरा तो अंतर्राष्ट्रीय राज्य। इथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथोपिया में रविवार को 10,000 साल बाद एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सोमवार को विमान अलर्ट जारी किया गया। ठीक है, तो ये इथोपिया में ज्वालामुखी था जो बहुत दिनों के बाद अचानक से फूट पड़ा। ये कहाँ है, इथोपिया के हयाली गुब्बी में। ये स्थान याद करिएगा, हयाली गुब्बी में ज्वालामुखी रविवार को 10,000 साल बाद फटा है। हयाली गुब्बी में लोग इसको निष्क्रिय समझ रहे थे, अचानक से सक्रिय हो गया। तो हयाली गुब्बी, तो हयाली गुब्बी में है। अनुमान है कि राख का एक गुब्बार उत्तरी भारत की ओर पड़ रहा सकता है। इसे क्षेत्र गुजरने वाले विमान मार्गों की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण एयरलाइंस, तो आप देख सकते हैं कि इथोपिया से जो हवाएं आ रही हैं, भारत में ऑलरेडी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा संकट है, तो प्रदूषण भी बढ़ाएगा और यातायात को भी बाधित कर रहा है। तो आज इसको मैप पे हम देखेंगे कि हयाली गुब्बी कहाँ है, तो आप इसको सर्च करिए और देखिए। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि होटल रेस्तरां सीधे उत्पादक संगठनों से उपज खरीदे। ये हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि किसानों को कम पैसा मिलता है जबकि बिचौलिए कहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो यही सरकार का एक सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया जा रहा है, कृषि सचिव ने दिया हुआ है कि भाई जो होटल रेस्तरां खरीदते हैं सामान, वो सीधा किसानों से संपर्क करके खरीदें, ताकि इससे होटलों को भी कुछ सस्ता पड़ेगा और किसानों को अधिक पैसा मिल सकता है, दोनों को लाभ हो सकता है। इससे जो हमारा एक लक्ष्य है कि किसानों के हितों को नहीं करनी है, तो इसमें सहायता करेगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला, तो अगला यहाँ पे किसी काम का नहीं है। इतना याद रखिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये 44वां है। ठीक है, 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। कहाँ हो रहा है, तो नई दिल्ली में हो रहा है। भारत मंडपम जो बना हुआ है उसमें हो रहा है। ये पूरा पेज धर्मेंद्र जी को कवर कर रहा है।
इधर हम देखते हैं कि ये भारत ने चीनी ताइपे को हरा करके महिला कबड्डी विश्व कप जीता। ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लगातार भारत में महिलाओं उनका जो खेल में अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, ये भारत के फिट इंडिया, खेलो इंडिया का जो योजनाएं चलती थी उन सब का परिणाम है। भारत की सरकार के द्वारा दिया गया ध्यान कि भारत में कैसे हम अधिक से अधिक खेलों को बढ़ावा दे सकें, उसका एक परिणाम है। तो महिला कबड्डी टीम को विश्व कप 2025 जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। तो ये याद रखिए कि ये कबड्डी टीम चीनी ताइपे को हराया है। किसको हराया है? चीनी ताइपे को हराया है। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप किसको हराया है और कौन जीता है, इसको याद रखिएगा। प्रांजल ने बधिर ओलंपिक 25 मीटर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता। क्योंकि ये स्वर्ण पदक जीती हुई है तो इसको आप याद रखिए कि ये टोक्यो जापान में हो रहा था और प्रांजल जो बधिर हैं उन्होंने इसमें 25 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है, इतिहास लिखा है। तो इससे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यूज़ के लिए। और यहाँ पे ये ढाका बांग्लादेश में मैच हुआ था। इसके बाद हमारे आर्टिकल समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू।